Dear students, today we are going to discuss about electronic configuration of Poe principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule. In this lecture we will discuss about electronic configuration of Poe principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule and electronic configuration of some common elements. First of all, electronic configuration. Now what is electronic configuration? Arrangement of electrons around the nucleus of an atom of an element in shells, subshells and orbitals is called electronic configuration. यानी किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब होती है उसकी तरतीब को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की तरतीब अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब होती है उसको एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की तरतीब कहाँ पे हम देखते हैं? इलेक्ट्रॉन की तरतीब हम शेल्स में देखते हैं, सब शेल्स में देखते हैं और ऑर्बिटल में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने उनको किस तरह तरतीब देना है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इस ओवरऑल तरतीब को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। Three principles or rules used for filling of shells, subshells and orbitals of atoms by electron. अब एटम के जो शेल होते हैं, सब शेल होते हैं और ऑर्बिटल होते हैं वो किससे फिल किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो शेल, सब शेल और ऑर्बिटल को फिल करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल के तहत उनके अंदर फिलिंग की जाती है। सबसे पहला रूल है ऑफ पाउ प्रिंसिपल, सेकंड रूल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा रूल है हुंड्स रूल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअली द वर्ड ऑफ बाउ इज डिराइव फ्रॉम जर्मन, यानी ये जर्मन वर्ड है ऑफ बाउ, विच मीन्स बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। ऑफ बाउ का क्या मतलब है? ऑफ बाउ वर्ड का मतलब है बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन, यानी किसी चीज को बिल्ड करना, बिल्डिंग अप। ठीक है, यानी कोई चीज आप जब बिल्ड करते हैं तो एक तरतीब में आप उसकी मतलब बिल्डिंग करते हैं, उसको आप बिल्ड करते हैं, और या आप उसकी कंस्ट्रक्शन, किसी चीज को बनाना। ठीक है, ये वर्ड यहाँ से डिराइव है। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। जनरली स्टूडेंट ये कंसिडर करते हैं ये साइंटिस्ट का, इट इज नॉट द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट। ये जस्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जिस तरह हम तामीर को कहते हैं कंस्ट्रक्शन, किसी चीज को बनाना। ठीक है, उसके लिए हम वर्ड कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अप यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स the electrons should be filled in shells, subshells and orbitals in order to their in order of their increasing energy values. अब ये रूल क्या है? अप्पर रूल क्या है? अप्पर रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को जब शेल, सब शेल और ऑर्बिटल में आप फिल करेंगे तो वो एनर्जी के लिहाज से आपने फिल करना है। यानी जिन शेल्स की एनर्जी कम होगी उनमें इलेक्ट्रॉन को आपने पहले फिल करना है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले आपने उनमें डालना है। उसके बाद जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में डाले जाते हैं, और जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे आखिर में उनमें इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी वैल्यू का मतलब है कि लोअर एनर्जी को आपने पहले फिल करना है, लोअर एनर्जी शेल्स, सब शेल्स को, और हायर एनर्जी से शेल, सब शेल जो होते हैं उनको आपने बाद में फिल करना है। तो तरतीब आपने ये रखनी है। ये हमें एक तरतीब बता रहा है कि जब हम फिलिंग करेंगे तो हम एनर्जी को देखते हुए फिलिंग करेंगे। जिन शेल्स, सब शेल्स की एनर्जी कम है उनमें फिलिंग पहले करनी है, और जिनकी एनर्जी ज्यादा है उनमें फिलिंग बाद में। क्योंकि एटम के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो उसमें हमें यही चीज मिलती है कि जिन शेल, सब शेल्स में एनर्जी कम होती है उनमें
इलेक्ट्रॉन जो है पहले फिल हुए होते हैं और जिनमें एनर्जी ज्यादा होती है उनमें फिलिंग बाद में होती है इलेक्ट्रॉन की। सो इस रूल को फॉलो करते हुए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। इट इज आल्सो नोन एज n प्लस एल रूल। इसको n प्लस एल रूल भी हम जनरली कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहां पे n प्लस एल का क्या मतलब है? So the energy of an orbital can be determined by the sum of principal quantum number and azimuthal quantum number। कि ऑर्बिटल की एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें पता चलेगा सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। एक्चुअली ये इससे हमें एनर्जी का पता चलता है। हमने इसकी स्टेटमेंट में ये कहा कि हम फिलिंग एनर्जी के लिहाज से करेंगे, जिनकी एनर्जी कम होगी उनकी फिलिंग पहले होगी, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उनकी फिलिंग बाद में होगी। तो अब उस एनर्जी को कंसिडर करने के लिए भी एक रूल बनाया गया है जिसको हम n प्लस एल रूल कहते हैं। और n प्लस एल क्या है? इट इज एक्चुअली सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर, यानी इनको सम करोगे तो ये आपके पास n प्लस एल रूल होगा। इस रूल को भी कंसिडर करके हम फिलिंग कर सकते हैं, जिसका सेम वही क्राइटेरिया है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस एल रूल, अब n प्लस एल रूल को अगर हम कंसिडर करें, orbitals with lower n plus l value have lower energy than the orbitals of higher n plus l value. Therefore, orbital with lower n plus l value should be filled first. अब आपने ये याद रखना है कि वो ऑर्बिटल जिनका n प्लस l वैल्यू लो होगी तो इसका मतलब ये है कि उनकी एनर्जी कम है। अगर n प्लस l वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब है उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो जाहिर है जिनकी n प्लस l वैल्यू कम होगी, चूंकि उनकी एनर्जी लो होगी तो इस वजह से उनकी फिलिंग पहले करनी है। जिनकी n प्लस l वैल्यू हाई होगी, जब n प्लस l वैल्यू हाई है मीन उनकी एनर्जी ज्यादा है, तो उनको आपने बाद में फिल करना है। When two orbitals have same n plus l value, then the orbital with lower value of principal quantum number have lower energy and hence should be filled first. अब दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास दो ऐसे ऑर्बिटल्स आ जाएं, ठीक है, जिनकी एनर्जी जिनकी n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपने किसको पहले फिल करना है? ऐसी सिचुएशन में आपने उन ऑर्बिटल्स को पहले फिल करना है जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो स्मॉलर होगा, यानी लोअर होगा, उसकी कम वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। उनको आपने कंसिडर करना है, मीन उनको पहले फिल करना है। और जिनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लो होगी तो इस मीन कि उनकी एनर्जी कम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हाई होगी तो इट मीन एनर्जी ज्यादा है। सो लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले को आपने पहले फिल करना है और हाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले को बाद में फिल करना है। तो ये दो पॉइंट आपने मद्देनजर रखने होते हैं जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। बाय अप्लाइंग n प्लस एल रूल ऑन 4s and 3d, अब यहाँ पे दो केस हम कंसिडर करेंगे। एक ऐसा केस हम कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जो है वो मतलब एक केस में n प्लस एल वैल्यू ज्यादा बनेगी, एक में कम बनेगी, और दूसरे के ऐसा केस भी हमने लेना है जिनमें वैल्यू तो सेम होगी, फिर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बेस पे फिलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी 4s and 3d। तो इनमें 4s पहले फिल करना है या 3d करना है, ये डिसीजन हमने कैसे करना होता है इसको आप देखें। फॉर 4s, अब 4s के लिए क्या होगा? 4s मीन के उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 मीन 4 किसको शो कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये 4 हो गया हमारे पास। और s किसको शो कर रहा है? ये एजिमुथल क्वांटम नंबर को, l जिस l से जाहिर करते हैं हम इसको। तो अब इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास? s s की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 4 प्लस 0 क्या हुआ? 4। इसी तरह 3d में हमारे पास n प्लस l अगर आप फिल करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर d की वैल्यू 2 होती है, 3 प्लस 2 5। सो सम ऑफ प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर 4s के लिए 4 है और 3d के लिए 5 है।
तो विच वैल्यू इज हायर, दिस 5 इज हायर देन दिस 4s, यानी 3d की वैल्यू यहाँ पे हायर आ रही है। सो इन दिस केस 3d हैज हायर एनर्जी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। सो अमॉन्ग 3d एंड 4s वी विल फिल 3d फर्स्ट, यानी 3d को हमने पहले फिल करना है और 4s को 4s को हम पहले फिल करेंगे और 3d को बाद में, क्योंकि 3d की एनर्जी हाई है। जिसकी एनर्जी हाई होगी उसको आपने बाद में फिल करना है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसको आपने पहले फिल करना है। यानी अमॉन्ग 4s and 3d we will fill 4s first and after that we will fill 3d। पहले 4s को फिल करेंगे फिर 3d को फिल करेंगे, क्योंकि 4s की एनर्जी यहाँ पे कम बन रही है, 3d की ज्यादा है। तो हमने रूल में ये बात की है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी फिलिंग पहले होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फिलिंग बाद में होगी। इन अदर वर्ड्स 3d शुड बी फिल्ड बिफोर 4s। जाहिर है सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि 3d को आपने जो है वो सॉरी दिस इज नॉट 3d, दिस इज 4s। यहाँ पे करेक्शन कर ले आप, दिस शुड बी 4s, 4s शुड बी फिल्ड बिफोर 3d, 4s शुड बी फिल्ड बिफोर 3d। यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, इसको 4s कर दें, इसको 3d कर लें तो ये करेक्ट हो जाएगा। By applying n plus l value on 4p and 5s। अब हम देखते हैं जी 4p और 5s में फिलिंग कैसे करनी है, यानी 4p में पहले करेंगे 5s में पहले करेंगे, ये हम देखते हैं। फॉर 4p n plus l वैल्यू क्या बनेगी, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। एज़िमुथल क्वांटम नंबर p के लिए क्या वैल्यू लेते हैं 1, 4 plus 1 5। इसी तरह 5 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, म्यूचुअल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 0, 5 plus 0 5। अब वैल्यू सेम आ रही है, यानी 4p और 5s के जो n plus l वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो इट मीन कि अगर हम उस वैल्यू को देखें तो इस लिहाज से तो हमें एनर्जी सेम नजर आ रही है। लेकिन इसके लिए फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि ऐसे केस में आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखना है, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉलर होगा उसको अपने पहले फिल करना है, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो लार्जर होगा यानी बड़ा होगा उसको आपने बाद में फिल करना है। As the sum of n plus l is same for both orbitals, so we will consider the value of n for energy difference 4p। ठीक है, यानी n की वैल्यू कंसिडर करेंगे तो 4p has lower value of n, so 4p should be filled before 5s। यहाँ पे अगर आप देखें 4p मीन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, 5s मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5। तो जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की स्मॉलर हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू स्मॉलर होगी वो पहले फिल होगा, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में फिल होगा। So according to आपका प्रिंसिपल द ऑर्डर ऑफ फिलिंग शुड बी लाइक दिस वन। अब आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं एलिमेंट्स की तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग आपने इस तरह करना है, क्योंकि ये इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी यहाँ पे अरेंजमेंट हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है जी 1s2। ठीक है, तो इसमें 1s2 का क्या मतलब है, 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एस एज़िमुथल क्वांटम नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब यहाँ पे देखें 2s2 की एनर्जी जो है यानी 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है, इसी तरह 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा है, इसी तरह 3p की एनर्जी 4s से कम है। ठीक है, इसी तरह 4s की एनर्जी जो है वो 3d से कम आ रही है। ये केस अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे 4p की एनर्जी जो है वो कम है, 5s की एनर्जी ज्यादा है। ये केस भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, हालांकि इनकी जो वैल्यू आ रही थी n प्लस l की वो सेम आ रही थी। ठीक है, लेकिन हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बेस पे डिसाइड किया। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें जो 4d है उसकी एनर्जी कम होती है 5p के मुकाबले में। इसी तरह 4f जो होता है उसकी एनर्जी 6s से ज्यादा होती है, लेकिन जो 6s होता है उसकी एनर्जी 5p से ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह जो 5d होता है उसकी एनर्जी 4f से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास 6p है तो 6p की एनर्जी जो है वो कम है एज कंपेयर टू 7s, यानी 7s की एनर्जी ज्यादा है।
तो इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवरऑल यानी ये आपने क्राइटेरिया याद रखना है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये एक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये किसी एलिमेंट को जाहिर नहीं कर रही, ये जर्नल है। इसी तरह आपने हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर। मीन एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। नोटेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे जाहिर करेंगे आप, यानी इसका लिखने का क्या तरीका है, तो इसको आप अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह हमने लिखा था वहां पे 1s2, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पे, n एक्चुअली प्रिंसिपल, यानी जनरली हम अगर सिर्फ s की बात करें तो s की जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे ns2। n मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s सबशेल है, ठीक है। और जो 2 है ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद को। अब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, इसमें 1 भी हो सकते हैं और इसमें 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s सबशेल एज़ीमुथल क्वांटम नंबर और 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ये आपने याद रखना है। इसमें 3 चीजें हैं, ये 2 चीजें, इसमें n भी वेरिएबल होता है, यानी n 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी आपके पास, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर 2 होगा, 2 से ज्यादा इसमें कभी नहीं हो सकते, यानी 3 4 आप नहीं लिखेंगे। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, नोटेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे अगर आप देखें इस केस में हमने n की वैल्यू क्या लिख ली है, 1, ठीक है। यानी अगर हम n फर्स्ट शेल के लिए लिखेंगे तो फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 हम लिखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। तो सब शेल उसी तरह s हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें फिर आप 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी, 2 भी, डिपेंड करता है कि आप कौन सा केस ले रहे हैं, ठीक है। तो यूजुअली ये होता है कि कुछ मतलब कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनके मतलब आप बैलेंस सेल में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो एस कम्प्लीटली फिल्ड होता है, बाद में जो है वो एस जो है वो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो डिफरेंट सिचुएशन पॉसिबल है, वो हम अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में देखेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, अफो प्रिंसिपल हमने क्या कहा जी, अफो का मतलब है बिल्डिंग अप, कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे आप देखें कि किस तरह जो है वो मतलब जो है वो आप जो है वो मतलब बॉटम टू टॉप जाते हैं, मतलब लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाते हैं। तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जिसमें सबसे पहले हमने 1s लिखा, यानी सबसे पहले फिलिंग हमने 1s में करनी है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें ये डायरेक्शन आपको जाहिर हो रही है कि उसके बाद आपने 2s में फिलिंग करनी है। 2 के बाद फिर डायरेक्शन आपको किसकी तरफ जा रही है, 2p में फिलिंग, फिर 3s में, 3p के बाद फिर 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, यानी 3p के बाद आप 3d में डायरेक्ट नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3p के बाद 4s, 4 ये एनर्जी के लिहाज से यानी हमने इसको अरेंज किया हुआ है। तो 4s के बाद फिर नेक्स्ट आप किस में जाएंगे, 3d में, 3d के बाद 4p में, फिर 5s में, 5s के बाद 5p में, फिर 4d में, ठीक है। 5p के बाद 4d में, फिर 4d के बाद जो है वो आप नेक्स्ट 5p में जाएंगे, फिर 6s में, 6s के बाद आप 4f में। वो मैंने जर्नल कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया था, इस केस में अभी आपने देखा है, ठीक है। तो उसके बाद 5d, फिर 6p, फिर 7s, उसके बाद आपने जाना है 5f में, फिर 6d में, फिर 7p में, 8s में। तो इस डायग्राम को आप याद रखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कभी नहीं भूलेगी। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे इस केस में अगर आप देखें 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका फर्स्ट शेल है, मीन कहने इज इक्वल टू 1। इसी तरह ये सेकंड शेल है इज इक्वल टू 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 8। और बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपको मिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 एंड
F के लिए 3 होती। ओके, यहाँ पे एक और डायग्राम आपको दिखाई गई है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये ज़रा आसान है, इसको अगर आप बनाएं पेपर पे तो बहुत आसानी से आप इसे ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले 1s लिखेंगे, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर आगे आप कंटिन्यूसली ये लिखते जाएं। ठीक है, उसके बाद 1s में सबसे पहले फिलिंग, फिर उसके बाद 2s, यानी जिनमें आप जिस तरतीब में फिलिंग करें वही डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई गई है। 2p के बाद फिर 3s, फिर 3s के बाद डायरेक्ट आप 3p में आएंगे, फिर 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p एंड 7s। ठीक है, तो ये आपका ये डायग्राम ड्रा करने के लिहाज से इजी है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। सेकंड रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Pauli's exclusion principle. According to this principle, no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum number. इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो। यानी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन इस तरह के कहीं पे भी किसी एलिमेंट के एटम में नहीं पाए जाते जिनके ऑल क्वांटम नंबर सेम हो। ऑल मीन के 4 क्वांटम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते जिनके 4 क्वांटम नंबर एक जैसे हों। ठीक है, तो मतलब उनमें 3 क्वांटम नंबर तक सेम हो सकते हैं, लेकिन 4th वाला कभी भी सेम नहीं होगा। यू नो अबाउट 4th क्वांटम नंबर, दैट इज स्पेन क्वांटम नंबर। This rule shows that an orbital can accommodate a maximum of 2 electrons. ठीक है, अब एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। These 2 electrons have values of, यानी जो उनके कौन से क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं जी? n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दे मे बी सेम, यानी ये सेम हो सकते हैं तीनों, but they differ from each other with respect to their s values. अब एक ही ऑर्बिटल में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉन, हम ये सोच रहे होते हैं कि दोनों के ज़ाहिर एक जगह पे रहते हैं तो उनके क्वांटम नंबर सेम हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता। यानी उनमें जो 3 क्वांटम नंबर हैं पहले वाले वो तो सेम होंगे, लेकिन 4th वाला जो कि स्पेन क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं होता, उसके लिहाज से वो डिफरेंट होते हैं। क्योंकि एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इन ऑर्बिटल वन इलेक्ट्रॉन स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हेंस इट्स स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज s is equal to +1/2, while the other electron spin in anti-clockwise direction, hence its spin quantum number is equal to -1/2। यानी एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर सेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम, लेकिन स्पेन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज करता है, यानी एक की वैल्यू +1/2 होती है और एक की -1/2, और नेट स्पेन ज़ाहिर है कैंसिल हो जाएगी। +1/2 -1/2 कैंसिलेशन हो जाएगी उनकी आपस में नेट स्पेन की जब अपोजिट स्पेन करेंगे तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 1s2। अब हीलियम को हम ले लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही होगी, मीन कि उसके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वो पहले शेल में ही अकोमोडेट हो जाते हैं। तो अब हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके हम 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर देखेंगे। पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, फिर सेकंड को देखते हैं। तो क्वांटम नंबर कौन सा हो सकता है? n l m s। ठीक है, यानी 4 क्वांटम नंबर जो होते हैं वो हम हर एक के देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम, यानी इन दोनों में से जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, उसका मैग्नेटिक एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और स्पेन क्वांटम नंबर क्या होगा? +1/2। इसी तरह जो सेकंड इलेक्ट्रॉन हीलियम को होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, उसका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और स्पेन क्वांटम नंबर -1/2। सो स्पेन क्वांटम नंबर के लिहाज से ये डिफरेंट है।
मतलब अगर आप पहले 3 क्वांटम नंबर देखें तो वो सेम आ रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का भी शेल वही है, दूसरे का भी वही है। पहले इलेक्ट्रॉन का सब शेल वही है, दूसरे का भी वही है। पहले इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल वही है, दूसरे का भी वही है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये पहले 3 क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के सेम आ रहे हैं। किस केस में? हीलियम के केस में। जबकि जो फोर्थ क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होंगी, याद रखिएगा। एक +1/2 वैल्यू और एक -1/2। सो इस एग्जांपल से ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये प्रूव हो रहा है। हीलियम 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, इसको डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये कहा जी स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल यानी इस प्रिंसिपल में आप ये कह सकते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। अब अगर आप देखें इस तरह अगर उनको जाहिर करें, दोनों की सेम स्पिन यानी क्लॉकवाइज दोनों शो कर दें या दोनों एंटी क्लॉकवाइज शो कर दें, तो दोनों केसेस में यानी सेम स्पिन नहीं हो सकती, ये गलत है। ठीक है, क्रॉस का मतलब है ये वाली तरतीब गलत है, ये वाली तरतीब गलत है। अगर आप ये तरतीब देंगे तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अगेंस्ट आप जाएंगे, ये करेंगे फिर भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन ये वाली तरतीब आप करेंगे तो फिर ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक है, मीन के ये अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है इन ऑर्बिटल। यानी एक ऑर्बिटल के अंदर एक ही ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन। तो यानी दिस इज द करेक्ट वे ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में इस तरह आप शो कर सकते हैं। ये दो जो तरीके हैं ये गलत हैं, ये ठीक नहीं है। Hund's rule, third rule which is used for electronic configuration is Hund's rule. Hund's rule named after the German physicist F.H. Hund. ठीक है, ये जर्मन फिजिस्ट था F.H. Hund, उसने ये इसको नाम दिया। According to this rule, if degenerate orbitals are available and more than one electrons are to be placed in them, they should be placed in separate orbitals with same spin rather than putting them in the same orbital with opposite spin. ये प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर आपके पास कहीं पे डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है, और आपके पास जो है वो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन जो है वो, ठीक है, आपने उनमें प्लेस करना है, तो जब वन इलेक्ट्रॉन करेंगे तो फिर तो पेयरिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आपने, तो वो तो कहीं पे भी आप डाल दें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यह है कि जब आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड रखना है, मीन के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। जब वो डीजेनरेट ऑर्बिटल वन इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएंगे तो उसके बाद आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन डालना है, यानी जब तक कम जो है एम्प्टी डीजेनरेट ऑर्बिटल है वो खत्म नहीं हो गए, ठीक है, तो तब तक आप जो है वो पेयरिंग नहीं कर सकते, यानी इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आप शो नहीं कर सकते। ठीक है, this rule can be stated as the most stable arrangement of electron in subshell is the one with greatest number of parallel spin। ठीक है, कहता है कि ज़ाहिर जो स्टेबल अरेंजमेंट है वही फेवरेबल होती है, तो वो स्टेबल अरेंजमेंट कौन सी होती है, कहता है कि जिसमें यानी मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पैरेलल स्पिन शो कर रहे हो, मीन के एक ऑर्बिटल के अंदर हम बात नहीं कर रहे, मुख्तलिफ ऑर्बिटल के, यानी जो डीजेनरेट का मतलब है जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, तो उनमें हर एक में आपने एक एक इलेक्ट्रॉन, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप एक एक डालेंगे, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे तो उतना वो वहां पे मतलब आप उसको मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट कंसिडर करते हैं। तो पैरेलल स्पिन का क्या मतलब है कि जाहिर है डिफरेंट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, वन इलेक्ट्रॉन आएगा तो सब जो है वो सेम स्पिन में ही होंगे। एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपोजिट स्पिन में, क्योंकि इससे पिछले रूल में हमने ये बात डिस्कस की है ऑलरेडी। कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन को अगर आप देखें 1s2 2s2 2p2, अब इसमें ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसकी देखें
तो 1:2 ओवरऑल अगर आप देखें, जस्ट यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़िमुथल को कंसिडर कर रहे हैं लेट से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें इस केस में तो इसके पहले शेल केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल केस में 2 है और दूसरे शेल के पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल कैन बी गिवन इन 3 डिफरेंट वेज। अब ये जो 2p2 है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब कैसे होंगे इनकी बात हम करेंगे कि इनकी अरेंजमेंट कैसे होनी चाहिए। इस रूल के मुताबिक ऑल दीज अरेंजमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू अफबाउ एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर आप देखें तो ये जो अरेंजमेंट आपको बताई गई है ये वाली दीज अरेंजमेंट्स, ठीक है, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक और हुंड्स रूल के मुताबिक जो है वो करेक्ट है। पॉली सॉरी अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने एनर्जी के लिहाज से फिलिंग करनी है, ठीक है, तो इन सब की एनर्जी सेम है, ठीक है, मतलब आप लेट से आप इसको फिल कर रहे हैं, ये इसको एनर्जी के लिहाज से ये दोनों सेम है, ठीक है। तो दूसरा क्या कह रहा है जी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि आपने जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तो आपने हमेशा अपोजिट स्पिन देनी है, उनको अपोजिट स्पिन शो करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें अपोजिट स्पिन, तो चूंकि यहाँ एक ही ऑर्बिटल में तो नहीं है, डिफरेंट में है, तो डिफरेंट में आप जो है वो स्पिन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यानी डिफरेंट में जो है वो उसने सेम ऑर्बिटल की बात की थी, तो डिफरेंट के ऊपर वो फिर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये भी डिफरेंट में है, ये भी डिफरेंट में है। सो यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिहाज से और आपको प्रिंसिपल के लिहाज से कोई भी यानी यहाँ पे अरेंजमेंट गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन हुंड्स रूल जो है उसके मुताबिक हमने यहाँ पे देखना है कौन सी अरेंजमेंट ठीक है। अब हुंड्स रूल कह रहा है कि इसमें जो सी वाली अरेंजमेंट है वो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ए वाली अरेंजमेंट क्यों गलत है, वो इसलिए गलत है कि वो ये कहता है कि जब तक डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद है, यानी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल, तो आपने पेयरिंग नहीं करनी। अब देखिए यहाँ पे हमने पेयरिंग कर ली, ठीक है, तो होना क्या चाहिए था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर है तो दूसरा उसी स्पिन के साथ यहाँ पे होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे पेयरिंग कर ली, गलत कर लिया, ठीक है। तो इस तरह हुंड्स रूल के ये अगेंस्ट है, ये गलत अरेंजमेंट है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो ये अरेंजमेंट भी जो है वो इनकरेक्ट है। किस तरह, तो वो कहता है कि जब अपोजिट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरेलल स्पिन शो करेंगे, मीन के सेम स्पिन होगी उनकी, तो यहाँ पे हमने अपोजिट स्पिन शो कर दी, तो ये भी इस लिहाज से गलत अरेंजमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली अरेंजमेंट जो है वो करेक्ट है, सी अरेंजमेंट। उसकी वजह क्या है कि एक तो हमने पेयरिंग नहीं की, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने अलग अलग उनको ऐड किए, लेकिन उसके बाद स्पिन भी उनकी हमने सेम शो की है, मीन पैरेलल स्पिन हमने शो की है, तो ये मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट यानी हम इसको कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हम यानी जो 2p है उसके ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल को 2px कहते हैं, एक को 2py कहते हैं, एक को 2pz कहते हैं। तो इन तीनों की जो एनर्जी है वो सेम होती है, इसलिए ये डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सारे सेम आ रहा है, एक ही मतलब शेल के सब शेल है और उस सब शेल के अंदर जो है वो ऑर्बिटल आप कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे यही यहाँ पे px py pz px py pz, तो कौन सी अरेंजमेंट करेक्ट है, दिस वन, सी अरेंजमेंट इज करेक्ट। ओके, इसको डायग्रामेटिकली भी हम जाहिर कर सकते हैं, ये थोड़ा आसान है इसको समझना। यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन को आप 4 तरह आप अरेंज कर सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहां पे हमने जस्ट p को कंसिडर किया था। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो यहाँ तक तो सब ठीक है, यानी अगर आप देखें तो ये और ये चारों केस एक जैसे ही है, तो इनमें कोई फर्क नहीं है, तो करेक्ट है ये। अब डिफरेंस जो आ रहा है वो p में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप हुंड्स रूल को फॉलो कर रहे हैं और आप दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है वो पैरेलल स्पिन दे रहे हैं, मीन क्लॉकवाइज दे रहे हैं दोनों को। तो अब एक तो आपने पेयरिंग नहीं की, मतलब अलग अलग डाला है, और दूसरा पैरेलल स्पिन दी, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने इस केस में जो है वो दोनों को अलग अलग डाला है और दोनों की जो स्पिन है वो मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपने दी है, लेकिन इसको भी हम पैरेलल स्पिन ही कहेंगे, यानी दोनों की स्पिन आपस में क्या है, सेम है, सो ये भी करेक्ट है। लेकिन जो तीसरा केस है उसमें आपने स्पिन अपोजिट कर दी है, पेयरिंग तो आपने नहीं की लेकिन स्पिन अपोजिट की है, जिसकी वजह से ये भी गलत है। और जो लास्ट वाला है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि उसमें तो आपने पेयरिंग कर ली, स्पिन आपने अपोजिट की और साथ आपने पेयरिंग भी कर दी, ठीक है।
तो ये वाला जो मतलब केस है ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट कंसिडर होगा। यानी मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट्स जो हैं वो ये आप कर दें या ये कर दें, ये दोनों करेक्ट कंसिडर किए जाते हैं। ओके जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। अब कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ये जर्नल रूल वही है। यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो उसकी सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अब आप इसको 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के पास टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसके पहले शेल में ही अकोमोडेट होता है, पहले शेल के S में अकोमोडेट हो जाता है, तो वो एक ही आपने शो करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर जो होता है नंबर, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, ये एटॉमिक नंबर के लिहाज से हम लिखते हैं। इसी तरह अब हीलियम में देखें 1s2 हो जाएगा क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो उसके टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के S में आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के S में, 2 + 1 3। इसी तरह लेट्स से यहाँ पे हम नाइट्रोजन को देख लेते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 7 है। नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में अगर आप देखें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के S में 2, ठीक है, तरतीब वही है 1s2 2s2 2p3, यानी वो जो कॉन्फ़िगरेशन का रूल हमने पढ़ा था अब प्रिंसिपल में, बल्कि ये उसके मुताबिक हमने अरेंजमेंट शो की हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1s2 2s2 2p3, यानी 2 + 2 4 4 + 3 7, तो एटॉमिक नंबर क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए टोटल। इसी तरह हम लेट से कंसिडर करते हैं यहाँ पे जी सोडियम को। सोडियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s1 6 1 7 7 2 9 9 2 11, एटॉमिक नंबर 11। पहले शेल का S ही होता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल का S में 2 P में 6, यानी दूसरा भी कम्प्लीटली फिल्ड है दूसरा शेल, तीसरे शेल में इसका जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हम कहते हैं ना सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है आमतौर पर, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जब वो दे देता है तो उसका सेकंड शेल ऑलरेडी कंप्लीट होता है। इसी तरह लेट से क्लोरीन का केस ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन इसके कितने होने चाहिए, 17, 2 + 2 4 + 6 4 10 10 2 12 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन इसके बन रहे हैं। इसका पहला शेल कंप्लीट है, दूसरा कंप्लीट है, तीसरे शेल में यहाँ पे इसके 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर ऑक्टेट आपने कंप्लीट करना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और आमतौर पर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन करेगा। इसी तरीके से लेट्स से यहाँ पे हम कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट को भी डिस्कस किए, वो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा डिटेल्स है, वहाँ पे हम इसको देख लेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट का केस, ठीक है। कुछ नोबल गैसेस भी बीच में यहाँ पे आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर 36 तक हमने किए हुए, तो 36 पे क्रेप्टॉन आ रहा है, ठीक है। हीलियम भी ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो क्रेप्टॉन को अगर आप देखें तो क्रेप्टॉन के केस में क्या हो रहा है जी, आर्गन भी बीच में आया है इधर, ठीक है। तो क्रेप्टॉन 36 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। अब अगर आप यहाँ पे देखें फर्स्ट शेल कंप्लीट, सेकंड शेल कंप्लीट, थर्ड शेल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट है इसका, ठीक है, और फोर्थ शेल जो है उसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इस वजह से हम कहते हैं जो नोबल गैसेस होते हैं उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, मतलब उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कंप्लीट होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होते हैं और वो मतलब वो जनरली रिएक्शन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन देने और लेने वाला काम उनमें नहीं होता यूजुअली। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट को नेक्स्ट स्लाइड से देख लेते हैं। ओके, दिस इज अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट चूँकि जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उनमें से सिर्फ जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो इसमें यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक नंबर 21 पे स्कैंडियम आता है, सिंबल Sc है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, ये आमतौर पर चेंज होती रहती है।
और इनकी ये मोस्टली जो है वो हम इनको डी और एफ ब्लॉक कहते हैं, यानी इनका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स आमतौर पर यानी जो इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होता है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाते हैं वो डी ब्लॉक वाले का डी में जाते हैं और एफ ब्लॉक वाले के केस में एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्कैंडियम जो है वो उसका क्या आ रहा है जी 3d1, इसलिए देखें ना आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका डी में जा रहा है। इसी तरह 3d2, 3d3, 3d5, ठीक है, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d10, 10। ओके, बाकी तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो स्कैंडियम है उसके बाद टाइटेनियम है, ठीक है, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम है, तो ये तो वही रूल फॉलो हो रहा है कि पहले आप 3d फिल करेंगे, फिर उसके बाद पहले 4s करेंगे, फिर उसके बाद 3d, ठीक है। ये लिखने में तरतीब में कोई मसला नहीं है, ये यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको वैसे पहले लिखते हैं इसको बाद में, ये ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन इससे भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो 3d होता है उसकी एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन बाद में इसमें ऐड हो रहा है, पहले ऐड नहीं होता। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ तक तो वही रूल फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे जो क्रोमियम का केस है, अगर आप इसको देखें क्रोमियम, तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें ना 1 2 3 4, और इसको 4s2 क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं इसमें बाद में। अब क्रोमियम के केस में कहते हैं कि चूंकि एक रूल होता है कि हाफ फेल्ड और कम्प्लीटली फेल्ड सब शेल जो होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, हाफ फेल्ड कम्प्लीटली सब शेल स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे डी में जब 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जब 5 होंगे तो वो हाफ फेल्ड होगा। इसी तरह एफ में टोटल 6 आते हैं, जब 3 होंगे तो वो हाफ फेल्ड होगा। क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस केस में एक इलेक्ट्रॉन जो 4s होता है उसमें से 3d में आ जाता है, तो वो 4 से 5 हो जाते हैं, 5 होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगी, यानी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर वो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉलो करेगा। तो क्रोमियम की कन्फिग्रेशन में याद रखना है 3d4 और 4s2 नहीं होता, बल्कि 3d5 और 4s1 होता है, यानी s का इलेक्ट्रॉन एक 3d में आ जाएगा और 3d हाफ फेल्ड हो जाएगा और हाफ फेल्ड सब शेल स्टेबल होते हैं। इसके बाद मैंगनीज में देखें वो ऑलरेडी 5 है, ठीक है, क्योंकि उसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फिर उसको इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके बाद अगर आप देखें ये एज यूजुअल है, ठीक है, आयरन का केस, फिर उसके बाद कोबाल्ट है, फिर उसके बाद निकल है, फिर कॉपर के केस में यहाँ पे ये भी एक इरेगुलरिटी आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे जो इस केस में चूंकि कम्प्लीटली फेल्ड सब शेल के चांस बन रहे हैं, कंप्लीट फेल्ड होने वाला ये शेल है, सब शेल है, तो डी में वैसे 9 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यहाँ पे देखें 8, यहाँ पे 9 होना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये 4s में से ले लेता है, तो यहाँ पे ये स्टेबल हो जाता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, तो वैलेंस सब शेल इसका कंप्लीट हो जाएगा। वैलेंस सब शेल जब कंप्लीट होता है तो वो स्टेबल होता है। जिंक का केस देखें, उसमें वैलेंस सब शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रॉन लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे आपको दी गई है ये ऑफ पावर प्रिंसिपल के मुताबिक दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट की करते हुए आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल को इग्नोर नहीं करना, उनको ज़रूर आपने फॉलो करना होता है, स्पेशली जब आपके पास जो है वो आप स्पिन इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो एक ऑर्बिटल के अंदर, तो वो हमेशा अपोजिट स्पिन आपने देनी है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि अब नंबर ही लिखा हुआ है, इसमें स्पिन हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन वो हमें अब रूल के मुताबिक पता होना चाहिए कि लेट्स से 4s2 हम लिख रहे हैं, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक ही ऑर्बिटल के अंदर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है पॉली एक्सक्लूजन के मुताबिक। और इसी तरह जो हुन्स रूल है वो क्या कहता है कि उस वक्त तक आपने जो है इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करना जब तक एम्प्टी डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद हो, ठीक है, तो उस वक्त तक आपने पेयरिंग नहीं करनी। लेट से आप यहाँ पे इस केस में अगर आप देखें तो प्रीवियस स्लाइड में हम देख लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन का केस देखते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। अब आप देखें p में 3 इलेक्ट्रॉन है,
अब ये भी हो सकता है कि आप ये 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में डाल दें और एक पी वाई में और पी जेड को खाली छोड़ दें, एम्प्टी छोड़ दें। लेकिन अब आप अगर ऐसा करेंगे तो ये उन रूल के अगेंस्ट होगा। अब आपने क्या करना है, आपने एक इलेक्ट्रॉन 4p एक्स में डालना है और एक इलेक्ट्रॉन आपने 4p वाई में और एक 4p जेड में, ठीक है। यानी अलग अलग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने डालना है। तो यहाँ पे अब उनकी स्पिन आपने पैरेलल शो करनी है, यानी सबको क्लॉक वाइज आप स्पिन या सबको एंटी क्लॉक वाइज शो करनी है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्सीजन के केस में, अब ऑक्सीजन में चूंकि 2p4 है तो आपने सबसे पहले तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना होता है। उसके बाद जो पी एक्स है, ठीक है, ये उनमें से कोई भी उसमें आपने पेयरिंग कर देनी है, क्योंकि आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपने उन तीनों में से किसी न किसी को देना है। तो किसी एक में 2 हो जाएंगे, जब 2 होंगे तो ज़ाहिर है क्लॉकवाइज एक एंटी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगले 2 जो होंगे वो मतलब पहले वाले के किसी एक के साथ पैरेलल ही होंगे, मीन के अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी ये मतलब पी वाई का भी क्लॉकवाइज होगा और पी जेड का भी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट केस अगर फ्लोरीन में देखें तो इसमें आपके पास जो पी है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आपने कम्युनिकेट करने हैं, तो 2 ऑर्बिटल पेयर्ड वाले होंगे और एक अनपेयर्ड वाला होगा। इसी तरह नेक्स्ट नियान के केस में अगर आप देखें तो उसके पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हर ऑर्बिटल में अब 2 आएंगे। अब यहाँ पे इस रूल को फॉलो करना, ये इस रूल को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 6 ऑर्बिटल है और आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो सॉरी 3 ऑर्बिटल है और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल सकते हैं। तो ऑलरेडी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, इनको ही आपने एकोमोडेट करना है। तो आपने जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके साथ आपने इन रूल को ज़रूर फॉलो करना है। आपको प्रिंसिपल, Pauli exclusion principle and Horn's rule. Okay, this is end of today's lecture. Thank you.